अध्याय 386 संत क्षेत्र के 3 अंतिम चरण। संत क्षेत्र के 3 अंतिम चरण। चरण 1 संत क्षेत्र के शिखर को संदर्भित करता है, लेकिन साधारण शक्ति के साथ। संत क्षेत्र के शिखर पर ऐसे योद्धा मूल धारणा की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और उनके पास केवल औसत मैनुअल और तकनीकें होती हैं। परिहार परिवार के संत क्षेत्र के शिखर के 3 विशेषज्ञों की तरह वे सभी इस स्तर के हैं। संपूर्ण दिव्य भूमि में संत क्षेत्र के शिखर के चरण 1 के योद्धा सबसे अधिक संख्या में हैं। दयाशंकर ने धीरे धीरे सुनाया। लेकिन स्टेज 2 स्टेज 1 की तुलना में बहुत मजबूत है। स्टेज 2 का मतलब आमतौर पर संत क्षेत्र के शिखर पर मौजूद योद्धा हैं, जो मूल धारणा के अत्यंत उच्च स्तर तक पहुंच गए हैं और उन्होंने अपने मूल चिन्हों को संक्षिप्त कर लिया है। मूल मार्क बिपिन दंग रह गए। इस कदर दयाशंकर ने अपना हाथ उठाया, तभी बिपिन ने देखा कि दयाशंकर की बांह पर बैंगनी वज्र जैसा निशान था। मैंने थंडरबोल्ट उत्पत्ति को समझा ताकि मैं थंडरबोल्ट मार्क को संघनित कर सकूं, दयाशंकर ने जारी रखा। आपके मूल मार्क को संघनित करने के बाद जब आप मूल ऊर्जा उत्पन्न करेंगे तो आपकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। उसी समय सेंट दायरे के शिखर के चरण 2 के योद्धाओं के पास अधिक शक्तिशाली जादुई हथियार हैं, मैनुअल या तकनीक। निसंदेह यह एक सामान्य स्थिति है। कुछ लोग जिन्होंने अपने मूल चिन्हों को संक्षिप्त नहीं किया है, फिर भी उनमें युद्ध शक्ति है जिसकी तुलना चरण 2 से की जा सकती है। आपकी तरह जिसने मूल चिन्ह को संघनित नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक बहुत शक्तिशाली शरीर का मालिक है। आपकी युद्ध शक्ति मेरी तुलना में कमजोर नहीं है, हालांकि मेरे पास मूल चिन्ह है। बिपिन को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे प्रतिक्रिया दें। उसका शरीर वास्तव में एक महान लाभ था। और स्टेज 3 के बारे में बिपिन ने पूछा। चरण 3 काफी अविश्वसनीय है। सेंट दायरे के शिखर के चरण 3 के योद्धाओं के पास न केवल असामान्य जादुई हथियार, खजाने और तकनीकें हैं, बल्कि उत्पत्ति की उच्च धारणा भी है। आमतौर पर उनके पास कम से कम 3 से अधिक मूल चिन्ह होते हैं। जहां तक उनकी युद्ध शक्ति का सवाल है, स्टेज 2 की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत हैं। मैंने स्टेज 3 के विशेषज्ञों के साथ 1 से अधिक बार संघर्ष किया है और उनके साथ आदान प्रदान किया है, लेकिन हम एक ही स्तर पर नहीं थे। दयाशंकर फूट फूट कर मुस्कुराए। इतने बलशाली? बिपिन को गुप्त आश्चर्य हुआ। वास्तव में स्टेज 3 के ऊपर एक और स्तर है जो संत क्षेत्र के शिखर पर और भी अधिक अविश्वसनीय है, दयाशंकर ने अचानक कहा। ओह, स्टेज 3 से भी मजबूत? बिपिन ने तुरंत उसकी ओर देखा। हाँ, संत क्षेत्र के शिखर पर मौजूद योद्धाओं को स्वर्ग विरोधी स्तर कहा जाता है, दयाशंकर ने अपनी आंखों में प्रशंसा की भावना के साथ कहा। संत क्षेत्र के शिखर के उस स्तर पर योद्धा वास्तव में संत क्षेत्र में ही राक्षस नहीं है, लौह कृपाण क्षेत्र, लेकिन संपूर्ण दिव्य भूमि में भी वे दुर्लभ हैं। उन राक्षसों को स्वर्ग विरोधी स्तर पर बुलाया जाता है, न केवल इसलिए कि उनके पास उत्पत्ति की अत्यधिक उच्च धारणा है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने एक और प्रकार की असामान्य शक्ति, आत्मा की शक्ति को जागृत किया है। सोल? बिपिन चकित रह गया। आपका मतलब तलवार सोल सेबर सोल से है? हाँ, तुम्हें मालूम है कि दयाशंकर बिपिन की ओर मुड़ गए। बिपिन ने फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसे बहुत अजीब लगा। तलवार आत्मा के संबंध में वह न केवल इसके बारे में जानता था, उसने स्वयं तलवार आत्मा को जागृत किया था, और उसकी तलवार आत्मा डबल प्रथम श्रेणी की तलवार आत्मा थी। कुछ विशेषज्ञ हैं जिन्होंने आत्मा को जागृत किया है। एक उदाहरण के रूप में तलवार आत्मा को लें। तलवार आत्मा को जागृत करने के बाद आप तलवार आत्मा प्रेत को सघन कर सकते हैं, जो चरण 3 के विशेषज्ञ की तरह आपकी ताकत को विस्फोटक रूप से बढ़ा सकता है यदि आप
तलवार आत्मा को जागृत करते हैं तो आपकी लड़ाई। दयाशंकर ने कहा कि आत्मा की तलवार के बल से ताकत नाटकीय रूप से कई गुना बढ़ सकती है। स्वाभाविक रूप से आपको स्वर्ग विरोधी स्तर पर माना जा सकता है। बिपिन दयाशंकर की बातों से दिल से सहमत थे। स्वॉर्ड सोल फैंटम को संघनित करने के बाद वह वास्तव में स्वॉर्ड सोल की शक्ति से अपनी ताकत को नाटकीय रूप से बढ़ा सकता था, जो शक्तिशाली और जबरदस्त थी। स्वर्ग विरोधी स्तर संत क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली है। इसके ऊपर उच्च बादल क्षेत्र है, दयाशंकर ने कहा। बादल क्षेत्र? बिपिन ने चुपचाप सिर हिलाया। सेंट दायरे के ऊपर बादल क्षेत्र है, बिपिन ये जानता था। जहाँ तक स्वर्गीय सृजन कौशल की बात है तो आदरणीय गुरु के बाद जो होता है वह 9वें स्वर्ग की ओर उड़ना है। 9वें स्वर्ग के लिए उड़ान बादल क्षेत्र के अनुरूप है। कितनी शर्म की बात है कि यद्यपि हम दोनों संत क्षेत्र के शिखर के स्तर पर हैं, फिर भी हम बादल क्षेत्र से बहुत दूर हैं। दयाशंकर ने आह भरी। उन्होंने जो कहा वह तथ्य था। ऐसा लग रहा था कि संत क्षेत्र का शिखर बादल क्षेत्र से बस एक कदम दूर था। वास्तव में हालांकि इस कदम में बहुत सारे मोड़ शामिल थे। इसे तोड़ना और बादल क्षेत्र तक पहुंचना कभी भी आसान नहीं था। मैंने ओरिजिन मार्ग को संक्षिप्त नहीं किया है, लेकिन मेरे पास एक मजबूत शरीर है। स्वर्गीय निर्माण कौशल द्वारा दी गई शक्ति के कारण मैं दयाशंकर को प्रतिद्वंद्वी कर सकता हूं, जो स्टेज 2 पर है। फिर भी वास्तव में मेरे पास अभी भी कई तुरुप के पत्ते हैं। बिपिन ने सोचा। अभी जब वे लड़े तो दयाशंकर ने कहा कि उन्होंने अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीकों का प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन बिपिन ने और भी अधिक तकनीकें आरक्षित कर ली थीं। उदाहरण के लिए उनके असुर गुप्त कौशल, मल्टीफोल्ड दायरे और बहुत सारे तलवार कौशल थे। इसके अलावा उन्होंने डबल फर्स्ट ग्रेड स्वॉर्ड सोल को जागृत किया था, जिसे उन्होंने प्रदर्शित नहीं किया था। उन्होंने ट्रिपल किल तलवार का भी उपयोग नहीं किया था, जो प्रथम श्रेणी का हथियार था। दयाशंकर ने जो कहा उसके अनुसार मैं अपने शरीर और स्वर्गीय निर्माण कौशल के साथ चरण 2 की युद्ध शक्ति का मालिक हूँ। अगर मैंने डोमेन दमन बनाने के लिए असुर गुप्त कौशल, येलो स्प्रिंग रोड और मल्टीफोल्ड दायरे को लागू किया, तो मुझे उन विशेषज्ञों को प्रतिद्वंद्वी करने में सक्षम होना चाहिए। चरण 2 का शीर्ष यदि मैं अतिरिक्त रूप से तलवार आत्मा के बल का उपयोग करता तो शायद मैं चरण 3 के विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। बिपिन ने गुप्त रूप से सोचा। निसंदेह ये केवल उस पर आधारित था जो दयाशंकर ने कहा था। उन्हें अपनी ताकत के बारे में कुछ अनुमान और निर्णय लेना था। फिर भी क्या उनकी वर्तमान ताकत वास्तव में स्टेज 3 तक पहुंच सकती है? इसकी पुष्टि तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि उन्होंने वास्तव में स्टेज 3 विशेषज्ञ से लड़ाई नहीं की। वैसे तलवारबाज, तुम अभी अभी दिव्य भूमि पर आए हो। क्या तुम्हें रहने के लिए कोई जगह मिल गई है? दयाशंकर अचानक बिपिन की ओर मुड़ गए। आप सही कह रहे हैं, मैंने बिपिन ने सिर नहीं हिलाया। हाँ, तो आप मेरी तरह क्षेत्र के भगवान के पास क्यों नहीं जाते? दयाशंकर ने कहा। क्षेत्र के स्वामी लौह कृपाण स्वामी, बिपिन ने भौहें चढ़ा लीं। हाँ, दयाशंकर हंसे। आयरन सेबर लॉर्ड क्लाउड क्षेत्र के एक शीर्ष विशेषज्ञ हैं। उनकी पूरी दिव्य भूमि में अच्छी प्रतिष्ठा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बहुत दयालु और अच्छे हैं। इसलिए उनके क्षेत्र में बहुत सारे विशेषज्ञ एकत्र हैं। आप सोच सकते हैं कि 6 बड़े परिवार, मध्यम परिवार और छोटे परिवार सभी शक्तिशाली हैं। वास्तव में कोई भी स्पष्ट रूप से जानता है कि सबसे भयानक व्यक्ति आयरन सेबर लॉर्ड है और उसकी आयरन सेबर सेना ने सबसे अधिक विशेषज्ञों को इकट्ठा किया है। उदाहरण के लिए 6 परिवारों में से एक परिहार परिवार में संत क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन विशेषज्ञ हैं, जिनमें से 3 संत क्षेत्र के शिखर पर हैं। ये शक्तिशाली दिखता है। वास्तव में परिहार परिवार लौह कृपाण सेना के सामने कुछ भी नहीं है जो कर सकता है परिहार परिवार को
आसानी से नष्ट करने के लिए बेतरतीब ढंग से कुछ योद्धाओं को भेजें। आयरन सेबर क्षेत्र में बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से कहें तो इस क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञों में से 90% से अधिक को आयरन सेबर सेना में इकट्ठा किया गया है, और यहीं आप जैसे विशेषज्ञ को रहना चाहिए। अध्याय 387 लौह कृपाण भगवान। आयरन सेबर सेना। आयरन सेबर क्षेत्र के 90% से अधिक शीर्ष विशेषज्ञ वहां एकत्र हुए हैं। बिपिन ने अपनी रुचि दिखाई। मेरे सुझाव के बारे में क्या आप विचार करेंगे? दयाशंकर ने मुस्कुराकर बिपिन की ओर देखा। मुझे इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने तय कर लिया है कि मैं आयरन सेबर आर्मी में जाऊंगा, बिपिन ने सीधे उत्तर दिया। वह स्वाभाविक रूप से जुझारू था। वह स्थान जहां आयरन सेबर सेना जैसे विशेषज्ञ एकत्र होते थे, वह वही था जिसका उसने सपना देखा था। इसलिए उसे इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं थी। मैंने अनुमान लगाया कि आपकी रुचि होगी। दयाशंकर जोर से हंसे और फिर उन्होंने अपना गिलास उठाया। आओ तलवारबाज, कुछ पीते हैं। बिपिन ने भी मुस्कुराते हुए अपना गिलास उठाया, और जैसे ही बिपिन और दयाशंकर शराब पी रहे थे और बातें कर रहे थे, अचानक पास के आंगन से एक अजीब ऊर्जा का उतार चढ़ाव आया। खैर, यह बिपिन और दयाशंकर दोनों आश्चर्यचकित थे। फिर उन्होंने तुरंत अपने शरीर को हिलाया और शून्य में प्रकट हुए। शून्य से दोनों स्पष्ट रूप से आंगन में राघवेंद्र को देख सकते थे, जिसकी सांसें तेज हो गई थीं। दिव्य पारगमन। बिपिन की आंखें चमक रही थीं। हा तलवारबाज, बधाई हो, आपने एक अच्छा शिष्य स्वीकार कर लिया है। दयाशंकर ने तुरंत बिपिन को बधाई दी। बिपिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दरअसल वो ये देखकर बहुत खुश हुए। राघवेंद्र बेहद प्रतिभाशाली था और 2 साल पहले भी संत क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए योग्य हो गया था। हालांकि चुड़ैल के जहर के कारण वह सफलतापूर्वक नहीं टूट पाई थी। इसके बजाय उसके दायरे में भारी गिरावट आई थी। अब बिपिन द्वारा चुड़ैल के जहर को हटा दिया गया था। जब राघवेंद्र का क्षेत्र ठीक हो गया था, स्वाभाविक रूप से सेंट दायरे के करीब था। वास्तव में पार करने के लिए केवल एक कागज की पतली बाधा थी। कागज का पतला टुकड़ा टूटते ही राघवेंद्र स्वाभाविक रूप से वहां से गुजर गया। कुछ ही देर में आंगन में राघवेंद्र की आभा धीरे धीरे शांत हो गई और उसकी आंखें खुल गईं। उसने बिपिन की ओर देखा और आदरपूर्वक मास्टर को प्रणाम किया। अच्छा, बिपिन ने दयाशंकर के साथ उतरते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैंने सोचा था कि आपकी ताकत वापस आने के बाद आपको संत क्षेत्र को फिर से तोड़ने में कुछ समय लगेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैंने वास्तव में आपको कम आंका है। ये सब मास्टर द्वारा मेरे लिए चुड़ैल का जहर हटाने के कारण है, अन्यथा मैं सेंट दायरे से कभी नहीं टूट पाता। मुझे डर है कि प्राइमर्डियल गोल्ड कोर में गिरने से पहले ज्यादा समय नहीं होता। राघवेंद्र विनम्र लेकिन आश्वस्त थे। मैं केवल इस समय आपकी मदद कर सकता हूँ, भविष्य में आपको खुद पर भरोसा करना होगा। बिपिन ने राघवेंद्र की ओर देखा और कहा कि मैंने भाई दयाशंकर से वादा किया है कि मैं आयरन सेबर भगवान के पास जाऊंगा और आयरन सेबर सेना में शामिल हो जाऊंगा। आपके बारे में क्या योजना है? राघवेंद्र ने भौहें सिकोड़ लीं और फिर वह निश्चिंत होकर गंभीरता से बोली, मैं अकेले ही दुनिया घूमने का इरादा रखती हूँ। ओह, बिपिन ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मैं हमेशा खेती में व्यस्त रहूंगा और आपके अभ्यास की व्यवस्था करने के लिए मेरे पास समय नहीं होगा। यदि आप मेरा अनुसरण करना जारी रखेंगे तो यह अच्छी बात नहीं होगी। इतना कहने के बाद बिपिन ने अपनी हथेली उल्टी कर दी और राघवेंद्र को एक इंटरस्पेशियल रिंग दी। इंटरस्पेशियल रिंग के अंदर कुछ खजाने हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। आप इसे ले लें। भविष्य में जब आप खुद दुनिया भर में यात्रा करें तो आपको ध्यान रखना चाहिए और कभी भी अपनी जान नहीं गंवानी चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। राघवेंद्र ने इंटरस्पेशियल रिंग स्वीकार की और सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। जाओ, बिपिन ने हाथ हिलाया। राघवेंद्र ने इस समय घुटने टेक दिए और बिपिन की ओर 3 बार जोर से झुके और फिर सीधे चले गए। वह इतनी सुंदर शिष्या है, तुम उसे अपने साथ मत रहने दो, लेकिन उसे अकेला छोड़ दो। दयाशंकर ने चंचलता से बिपिन की ओर देखा। युवा चील केवल तभी उड़ सकते हैं जब वे अपने पंख फैलाते हैं, और इससे भी अधिक मैं एक बड़ा आदमी हूँ, और अगर मेरे पीछे हमेशा एक खूबसूरत महिला शिष्या रहती है तो इसका क्या मतलब है कि बिपिन ने अपने हाथ फैलाए हैं। आप जानते हैं कि दयाशंकर ने बिपिन की ओर देखा और उसके बाद कुछ अजीब सवाल किया। वास्तव में मुझे आश्चर्य है कि आप कितने साल के हैं। आपकी ताकत इतनी शक्तिशाली है कि आपको बूढ़ा होना चाहिए, लेकिन आप इतने युवा दिखते हैं। यह एक रहस्य है। बिपिन थोड़ा मुस्कुराया और उसे कोई उत्तर नहीं दिया। ठीक है, अगर आप नहीं कहना चाहते तो दयाशंकर ने अपना मुंह सिकोड़ लिया। चलिए, मैं आपको क्षेत्र के स्वामी के दर्शन कराता हूँ। कुछ ही देर में बिपिन दयाशंकर के साथ उस स्थान पर जाने के लिए निकल पड़े जहां लौह कृपाण भगवान रहते थे। आयरन सेबर क्षेत्र बहुत विशाल था, जो कि नैनीताल महाद्वीप से कुछ हद तक बड़ा था। आयरन सेबर भगवान एक लंबी पर्वत श्रृंखला पर रहते थे जिस पर कई इमारतें थीं। बिपिन और दयाशंकर पूरी गति से चले, लेकिन उन्हें आने में अभी भी पूरे 3 दिन लगे। दयाशंकर ने कहा, तलवारबाज, तुम्हें तुरंत क्षेत्र का स्वामी दिखाई देगा। लौह कृपाण भगवान। बिपिन की आंखों में उम्मीद की भावना थी। मैंने सुना है कि क्लाउड क्षेत्र के विशेषज्ञ सेंट क्षेत्र के शिखर पर विशेषज्ञों को आसानी से मार सकते हैं। बस उसके हाथ उठाने से विशाल दिव्य भूमि में उसे माना जा सकता है एक अधिपति प्राणी। लेकिन मैंने क्लाउड दायरे में कभी कोई विशेषज्ञ नहीं देखा। शायद आयरन सेबर लॉर्ड क्लाउड क्षेत्र के पहले विशेषज्ञ होंगे जिन्हें मैं अपने जीवन में देखूंगा। वह द्वारका महल है जहां भगवान रहते हैं। दयाशंकर ने दूर एक ऊंचे महल की ओर इशारा किया, जो लगभग पूरा काला था। महल सभी दिशाओं में घूमते हुए सुनहरी लहरें भेज रहा था। इसके दबाव ने बिपिन को आश्चर्यचकित कर दिया। मेरे पीछे आओ और सिर नीचे कर लो। दयाशंकर हंसे। बिपिन ने सिर हिलाया और फिर दयाशंकर के पीछे पीछे द्वारका महल के सामने उतर गया। द्वारका महल के सामने कुछ ऐसे रक्षक भी थे जिनकी ताकत से बिपिन भी आश्चर्यचकित रह गए। संत क्षेत्र गार्ड सेंट क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। पूरे आयरन सेबर क्षेत्र में संभवतः केवल आयरन सेबर लॉर्ड के पास ही उन्हें नियोजित करने की योग्यता थी। दयाशंकर और बिपिन को देखकर गार्डों ने उन्हें नहीं रोका। क्या भगवान महल में हैं? दयाशंकर ने पूछा। भगवान 2 सेना प्रमुखों और कुछ कमांडरों के साथ बैठक कर रहे हैं, एक गार्ड ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। दयाशंकर ने सिर हिलाया। तलवारबाज, चलो अंदर आओ। फिर दयाशंकर बिपिन के पीछे पीछे सीधे द्वारका महल में कदम रखते हैं। द्वारका महल अत्यंत विशाल था। दयाशंकर के बाद बिपिन द्वारका महल के मुख्य हॉल में आए। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, बिपिन ने हॉल के दोनों किनारों पर कई आकृतियां खड़ी और बैठी देखीं। इन लोगों के पास संत क्षेत्र के सामान्य शिखर की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली, अतुलनीय रूप से भयानक आभा थी। विशेषज्ञ, ये सभी लोग विशेषज्ञ थे। इनमें से कोई भी दयाशंकर से कमजोर नहीं है, कुछ तो उससे भी ताकतवर हैं। बिपिन घबरा गया। पूरे हॉल में बिपिन के लिए सबसे भयावह बात शीर्ष पर बैठा एक गंदा और कुछ हद तक मैला कुचैला काले बालों वाला आदमी था। काले बालों वाला आदमी दमनकारी भावना के साथ तरंगे भेज रहा था, जैसे कि पूरी दुनिया द्वारा दबाव डाला जा रहा हो। यह आदमी आयरन सेबर टेरिटरी का भगवान है। बिपिन ने काले बालों वाले आदमी को देखा। जैसे ही उसने भी उसे देखा, अचानक बिपिन को अपने सिर पर वज्रपात जैसा महसूस हुआ और उसका पूरा शरीर पूरी तरह से झुलस गया।
भयावह। बस एक नज़र और बिपिन को दिल थाम देने वाला डर महसूस हुआ। ये क्लाउड क्षेत्र के एक विशेषज्ञ की पूर्ण ताकत थी। अध्याय 388। 13वां कमांडर। भगवान दयाशंकर ने आदर पूर्वक प्रणाम किया और परिचय दिया। ये तलवारबाज है जो अभी अभी बाहरी महाद्वीप से दिव्य भूमि पर आया है। यह आपकी सेना में शामिल होने के लिए यहाँ आया है। भगवान बिपिन ने भी आदर पूर्वक प्रणाम किया। यहाँ आने से पहले मैंने स्वॉर्ड्समैन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और स्टेज 2 पर लड़ने की ताकत उसमें है, दयाशंकर ने लगातार कहा। स्टेज 2 आयरन सेबर हॉल के शीर्ष पर भगवान ने थोड़ा सिर हिलाया। मेरी आयरन सेबर सेना एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे विशेषज्ञ एकत्र होते हैं। सेंट्रियल्म के शिखर के स्टेज 2 में एक विशेषज्ञ एक कमांडर बनने के लिए काफी मजबूत है। हालांकि चाहे आप तलवारबाज हों, वास्तव में ऐसी ताकत का परीक्षण करने की जरूरत है। मनमोहन। बिपिन के सामने तुरंत एक ठंडा और सख्त आदमी आ गया। तलवारबाज, यह आयरन सेबर सेना का कानून है। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। दयाशंकर ने बिपिन की ओर देखा। मैं समझता हूँ, बिपिन ने सिर हिलाया। वह ठंडा और सख्त आदमी बिपिन तलवारबाज को घूर रहा था। सावधान रहें। जैसे ही आवाज गिरी, मनमोहन के शरीर से गगनचुंबी शक्ति का प्रवाह निकला जो एक झटके में बिपिन के सामने आ गया। फिर उसका दाहिना हाथ एक पंजा बन गया और बिजली की तरह बिपिन पर हमला कर दिया। उंगलियां शून्य में कट गईं, जिससे एक तीखी आवाज हुई। ऐसा लग रहा था जैसे इस तेज पंजे से शून्यता आधी फट गई हो। इस पंजे को देखकर बिपिन के हाथ में लोनली हॉट तलवार दिखाई दी। फिर एक अत्यंत भयंकर वार किया गया। इस जोर के क्षण में एक शक्तिशाली हत्या का इरादा पूरे हॉल में फैल गया। यह इतना मजबूत था कि हॉल में कई विशेषज्ञ इस पर सवाल उठा रहे थे। हत्या का इरादा इतना मजबूत है कि इसका मतलब है कि वध की उत्पत्ति के बारे में उसकी धारणा बहुत ऊंची है। लेकिन वह अभी भी उत्पत्ति के निशान को संक्षिप्त करने से बहुत दूर है। आसपास मौजूद सभी विशेषज्ञ चरण 2 से ऊपर के शीर्ष विशेषज्ञ थे जिनकी धारणाएं बहुत ऊंची थीं। एक नज़र में वे बिपिन की मूल धारणा की डिग्री का अनुमान लगा सकते थे। टकराव की धीमी और भारी आवाज सुनाई दी। उसी समय वह बिंदु जहां तलवार की रोशनी पंजे से मिलती थी, वह अभी भी आग की हल्की लपटों से धधक रहा था। मनमोहन ने ठंडी सी फूंफकार मारी और फिर अपनी दोनों हथेलियां एक साथ फैला दीं और चील की तरह बिपिन की ओर झपटा। गंभीर चेहरे के साथ बिपिन ने अपनी लोनली हॉट तलवार लहराई और सीधे बचाव किया। लगातार कई टकराव हो रहे थे जिससे हॉल में एक के बाद एक टकराने की आवाजें गूंज रही थीं। आखिरी टक्कर के बाद मनमोहन ने अपना पंजा फैलाया जिसे रोकने का बिपिन के पास समय नहीं था और उसे अपनी बाईं मुट्ठी से जवाब देना पड़ा। परिणामस्वरूप दोनों को विस्फोटक तरीके से पीछे हटना पड़ा। आपने ओरिजिन मार्क को संक्षिप्त नहीं किया है, लेकिन जब आपकी ताकत फूटती है तो आप संत क्षेत्र के शिखर पर मौजूद लोगों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होते हैं। इसके अलावा आपकी काया अविश्वसनीय है। आपकी समग्र ताकत सामान्य से कमजोर नहीं है। चरण 2 विशेषज्ञ मनमोहन ने गंभीरता से बिपिन को देखा। जब उन्होंने बिपिन के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो उन्हें इस विशेषज्ञ का एक असामान्य दबाव भी महसूस हुआ। हॉल में मौजूद सभी विशेषज्ञ इस दृश्य पर हंस पड़े। जाहिर तौर पर वे सभी बिपिन की ताकत को पहचान गए। हॉल के शीर्ष पर आयरन सेबर टेरिटरी के लॉर्ड ने मुंह के कोनों पर मुस्कुराहट के साथ बिपिन को देखा और गुप्त रूप से सोचा कि मनमोहन ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन मुझे डर है कि इस तलवारबाज ने अपनी सारी ताकत छिपा ली है। यदि वह अपनी सारी ताकत का उपयोग करता है, सेंट दायरे के शिखर के चरण 2 पर मजबूती से पैर जमाना कोई समस्या नहीं है। तलवारबाज आयरन सेबर लॉर्ड ने नीचे देखा। बिपिन ने तुरंत ऊपर देखा।
आज से आप नंबर 1 आर्मी आयरन सेबर के 13वें कमांडर होंगे। लॉर्ड ने भव्य आवाज में कहा। भगवान बिपिन ने तुरंत कहा, बहुत बहुत धन्यवाद किंग आयरन सेबर, लॉर्ड ने कहा। तभी स्थिर आभा वाला एक सियान वस्त्रधारी अधेड़ उम्र का व्यक्ति बाहर निकला। आप नंबर 1 सेना के जनरल हैं। अब तलवारबाज आपके अधीन होगा। उसे आयरन सेबर सेना के नियम बताना आपका कर्तव्य है। आयरन सेबर लॉर्ड ने आदेश दिया था। हाँ, किंग ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। आप आयरन सेबर जा सकते हैं। भगवान ने अपना हाथ लहराया और अंत में गायब होने से पहले उनकी आकृति धीरे धीरे बड़ी और धुंधली होती गई। इतना अद्भुत कौशल बिपिन को ये देखकर आश्चर्य हुआ। हॉल में मौजूद कमांडर और विशेषज्ञ भी जाने लगे। तलवारबाज किंग बिपिन के पास गया। जनरल बिपिन ने थोड़ा सा अपना मुंह खोला। आयरन सेबर लॉर्ड और किंग बिपिन के बीच बातचीत के माध्यम से पता चला कि किंग नंबर 1 सेना के जनरल थे और वह खुद किंग की कमान के तहत नंबर 9 कमांडर थे। आप अभी अभी आयरन सेबर सेना में पहुंचे हैं। सेना के बारे में कुछ है जिसके बारे में मुझे आपको बताना है, लेकिन अब मैं आपको आपके लोगों से मिलवाऊंगा, किंग ने कहा। लोग बिपिन आश्चर्यचकित रह गए। आयरन सेबर सेना में प्रत्येक कमांडर तलवारबाज योद्धाओं की एक टीम की कमान संभाल सकता है। संख्या बड़ी नहीं है, ये केवल 100 लोगों की टीम है। फिर भी इस तरह की एक छोटी सी टीम 6 परिवारों में से एक परिवार को आसानी से नष्ट कर सकती है। दयाशंकर एक तरफ मुस्कुराए। ओह, बिपिन को उत्सुकता हुई। दयाशंकर हमारे साथ आओ, किंग ने कहा और फिर वह हॉल से चले गए। बिपिन और दयाशंकर पीछे पीछे आ रहे थे और धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। बिपिन ने कहा, हमारे जनरल दयाशंकर सहमत और विनम्र प्रतीत होते हैं। बेशक, दयाशंकर मुस्कुराए। जनरल किंग की आयरन सेबर सेना में बहुत ऊंची प्रतिष्ठा है और उनका स्वभाव बुरा नहीं है। बेशक ये सिर्फ हमारे लिए है। जब वह दुश्मन का सामना करेंगे तो स्थिति अलग होगी। इससे भी अधिक, जनरल किंग के पास शक्तिशाली ताकत है। वह स्टेज 3 में एक चरम विशेषज्ञ है। स्टेज 3 बिपिन हैरान था। अगर उसने अपने सभी तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल किया और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया तो शायद वह अब स्टेज 3 में विशेषज्ञों को टक्कर दे सकता था। दरअसल न केवल जनरल किंग बल्कि आयरन सेबर सेना के सभी कमांडर एक जैसे हैं, दयाशंकर ने कहा। आखिरकार आयरन सेबर सेना के अधिकांश विशेषज्ञ दिव्य भूमि के बाहर से हैं। वे चरम पर पहुंच गए हैं और सुदूर महाद्वीपों में उनका कोई पीछा नहीं है और फिर आते हैं विशाल दिव्य भूमि के लिए। सुदूर महाद्वीपों में खेती की स्थितियां देवभूमि जितनी अच्छी नहीं हैं। इसका मतलब है कि वे वहां शिखर तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने कई वर्षों की खेती का अनुभव किया है। वे सभी राक्षसों जितने बूढ़े हैं। वे दिव्य भूमि के युवाओं से भिन्न हैं, भूमि जो किसी शक्ति के भरोसे कुछ भी करने का साहस करती है। बस यही। बिपिन मुस्कुराया। जनरल किंग के मार्गदर्शन में बिपिन को सेना शिविर में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। शिविर में काले कवच में कुछ साजंट थे। कवच बिपिन की अभिव्यक्ति अजीब थी। आयरन सेबर सेना में सामान्य साजंट को नियम के अनुसार कवच पहनने की आवश्यकता होती है, जबकि कमांडर से ऊपर के विशेषज्ञ जो चाहें पहन सकते हैं। उनके लिए ऐसे कोई नियम नहीं है, जनरल किंग ने एक तरफ समझाया। जब बिपिन और अन्य 2 लोग सेना शिविर में पहुंचे तो एक बुलावा भेजा गया और पूरा शिविर भड़क गया। कई काले बख्तरबंद साजंट अपने शिविर तंबू से बाहर चले गए और बहुत तेजी से वे ड्रिल ग्राउंड के खाली मैदान पर व्यवस्थित पंक्तियों में खड़े हो गए। 20 काले बख्तरबंद साजंट एक पंक्ति में खड़े थे और 5 पंक्तियां थीं, इसलिए संख्या केवल 100 थी। अध्याय 389 दानव हृदय घाटी। वे सभी साजंट सेंट दायरे के विशेषज्ञ हैं। काले कवच में 100 हवलदारों को देखकर बिपिन चौंके बिना नहीं रह सके।
सेंट दायरे तक पहुंचने वाले 100 सार्जेंटों में से 5 ने सेंट दायरे का शिखर हासिल किया था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि दयाशंकर ने ये कहने का साहस किया कि आयरन सेबर सेना 6 परिवारों में से एक परिवार का सफाया करने के लिए 100 विशेषज्ञों की एक टीम को लापरवाही से चुन सकती है। तलवारबाज, अब आप इस टीम के कमांडर हैं। जनरल किंग ने बिपिन की ओर देखा, फिर उन्होंने सार्जेंट की ओर देखा। सुनो, जनरल किंग ने कहा, यह आपका कमांडर है, इसका नाम स्वॉर्ड्समैन है। इन शब्दों से हवलदारों में खलबली मच गई। तलवार ले जाने वाला, वह हमारा नया कमांडर है। वह बहुत युवा दिखता है। वह बहुत छोटा है। हो सकता है कि वह हमसे उम्र में बड़ा हो। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह अपने युवा रूप को बरकरार रखता है। आयरन सेबर सेना के कमांडर बनने के लिए उन्हें सुपर विशेषज्ञ होना चाहिए। ये सच है कि आयरन सेबर सेना के कमांडर के लिए न्यूनतम आवश्यकता सेंट क्षेत्र के शिखर के चरण 2 तक पहुंचना है। वे हमसे कहीं अधिक मजबूत हैं। हवलदार बिपिन को करीब से देखते हुए कानाफूसी कर रहे थे। स्वॉर्ड्समैन, आप अपने लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। उन्हें अच्छी तरह से जानने के बाद आप मेरे साथ डेमन हॉट कैनन जा सकते हैं, जनरल किंग ने कहा। डेमन हॉट कैनन, बिपिन की नज़र जिज्ञासा भरी थी। हमारी सेना का प्राथमिक कार्य डेमन हॉट कैनन की रक्षा करना है, जनरल किंग ने समझाया। समझ गया, बिपिन ने सिर हिलाया। फिर वह अपने हवलदारों की ओर चला गया। अपने कमांडर को आते देख कुछ हवलदार चिल्लाने लगे, कमांडर कृपया हमारा ख्याल रखें। कमांडर, हम अब से आपका अनुसरण करेंगे। हे मैं आपको अपना सम्मान देता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप शादीशुदा हैं। जकीर, हमारे कमांडर के साथ फ्लर्ट न करें। अधिकांश सार्जेंट साहसी और स्पष्टवादी थे। केवल कुछ का चरित्र उदासीन था। बिपिन ने सार्जेंटों को गर्मजोशी से नमस्ते कहा। अभिवादन के दौरान उन्हें 5 सार्जेंटों के नाम याद आ गए। वे सेंट रियल्म के शिखर पर 5 विशेषज्ञ थे। उनमें से प्रत्येक ने 20 सदस्यों की एक टीम का कार्यभार संभाला था। आधे दिन के बाद बिपिन को अपनी टीम के बारे में और अधिक पता चला। तलवारबाज, अपने लोगों को मेरे साथ डेमन हॉट कैनन तक ले चलो। जनरल किंग, जो उसके पास इंतजार कर रहे थे, ने एक आदेश दिया। ठीक है, बिपिन ने सिर हिलाया। वह तुरंत अपनी टीम के साथ निकल पड़े। डेमन हॉट कैनन, जो आयरन सेबर टेरिटरी की सीमा पर स्थित था, एक विशाल घाटी थी। डेमन हॉट कैनन पहुंचने के बाद बिपिन ने तुरंत सार्जेंटों से भरा एक विशाल शिविर स्थल देखा। तंबू की लंबी कतारें मौजूद थीं। तंबुओं की संख्या के अनुसार उन्होंने अनुमान लगाया कि सार्जेंट 1000 से अधिक थे। इतने सारे लोग, ये सभी संत क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। बिपिन सार्जेंटों की संख्या देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इसी समय उन्होंने आयरन सेबर सेना के शिविर स्थल के सामने एक पहाड़ पर एक और शिविर स्थल देखा और उनके सभी सार्जेंटों ने चांदी के कवच पहने हुए थे। यानी बिपिन ने विपरीत कैंपसाइट को देखते हुए भौहें सिकोड़ लीं। ये सिल्वर विंग लॉर्ड जनरल किंग के नेतृत्व वाली सिल्वर विंग सेना है। सिल्वर विंग लॉर्ड बिपिन ने अपनी भौहें चढ़ा लीं। वह ये भी जानते थे कि सिल्वर विंग टेरिटरी आयरन सेबर टेरिटरी के बगल में था और सिल्वर विंग लॉर्ड भी क्लाउड क्षेत्र के एक शीर्ष विशेषज्ञ थे, जो उनके लॉर्ड से कमजोर नहीं थे। रजत पंखों वाली सेना ने हमारे सामने डेरा डाल दिया है, वे हमसे लड़ रहे हैं, बिपिन ने आश्चर्य से पूछा। जनरल किंग ने अपना सिर नहीं हिलाया और कहा कि हम सभी मार्क्विस पियाओजू के हैं, जिसका अर्थ है कि हम एक ही शिविर हैं। यदि हमारे पास एक दूसरे के प्रति द्वेष नहीं है तो हमारी दोनों सेनाएं नहीं लड़ेंगी। वे यहाँ हैं क्योंकि एक गुफा हवेली दिखाई दी है अभी कुछ समय पहले डेमन हॉट कैनन में। गुफा हवेली, बिपिन हैरान था। जनरल किंग ने जारी रखा, गुफा हवेली को एक क्लाउड क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा छोड़ा गया था, जो आयरन सेबर लॉर्ड और सिल्वर विंग लॉर्ड से भी अधिक मजबूत था। गुफा हवेली के उभरने के बाद दोनों लॉर्ड्स वहां आए और
इसका पता लगाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पाया कि गुफा हवेली की रक्षा की जा रही थी। एक गठन। ये संरचना शक्तिशाली है। दोनों राजाओं ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन इसे तोड़ नहीं सके। इसलिए उन्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि संरचना अपने आप गायब न हो जाए। जब से गुफा हवेली मिली है, संरचना तेजी से नष्ट होने लगी है। इसे जल्द ही टूटना चाहिए। इसलिए आयरन सेबर लॉर्ड ने हमारी पहली एमी को यहाँ की रक्षा करने के लिए कहा। एक बार यह टूट जाए तो हम तुरंत इस पर कब्जा कर लेंगे। शायद हम ये सब नहीं ले सकते, लेकिन कम से कम हमने पहल की। बिपिन तुरंत समझ गए। सिल्वर विंग्ड आर्मी को आयरन सेबर आर्मी की तरह ही सोचना चाहिए। तलवारबाज जनरल किंग ने बिपिन की ओर देखा। विशाल दिव्य भूमि के साथ साथ लौह कृपाण सेना में भी शक्ति का सम्मान किया जाता है। हमारी सेना में कई आक्रामक योद्धा हैं। आप कमांडर हैं और कुछ चुनौतियों का सामना करेंगे। आप इन चुनौतियों से इनकार नहीं कर सकते। यदि आप अन्य कमांडरों से हार जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सामान्य सार्जेंटों से मत हारिए, अन्यथा वे आपका उपहास करेंगे। बिपिन ने मन ही मन इसकी प्रतीक्षा करते हुए हाँ में सिर हिलाया। वह युद्ध करने के लिए भी उत्सुक था, खासकर जब उसकी मुलाकात वास्तविक विशेषज्ञों से होती थी। आयरन सेबर सेना विशेषज्ञों से भरी हुई थी। दयाशंकर, बाकी बातें आप पर निर्भर हैं, जनरल किंग ने कहा और फिर वह चले गए। हाहा स्वॉर्ड्समैन, मैं तुम्हें हमारे कैंपसाइट के चारों ओर दिखाता हूँ, दयाशंकर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह बिपिन को कैंपसाइट पर ले गया। काले कवच में बहुत सारे हवलदार 2 और 3 की संख्या में एकत्र हुए। उनमें से कुछ बातें कर रहे थे, कुछ शराब पी रहे थे। उनमें से अधिकांश तंबू में खेती कर रहे थे। दयाशंकर और बिपिन ने सार्जेंटों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उन सब की निगाहें बिपिन पर टिक गईं। वह कवच नहीं बल्कि काला वस्त्र पहनता है। वह एक नया कमांडर है। वह बहुत छोटा दिखता है। एक नए कमांडर की ताकत के बारे में क्या कहा जाए। बिपिन आगे बढ़े और देखा कि उनकी आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं। अध्याय 390। चुनौती। तलवारबाज, रुको और देखो, उनमें से कुछ तुम्हें जल्द ही चुनौती देंगे, दयाशंकर ने धीमी आवाज में कहा। बिपिन की आंखों में युद्ध के इरादे की झलक के साथ एक फीकी मुस्कान थी। उसने उत्सुकता से सोचा, जितना अधिक बेहतर होगा उतना आगे बढ़ें। वह नैनीताल महाद्वीप में रहते थे। यह एक सुदूर महाद्वीप था, इसलिए सर्वोच्च विशेषज्ञ सीमित थे। लेकिन दिव्य भूमि में वह एक अलग स्थिति थी। वह इस भूमि के लिए उत्सुक था क्योंकि वह दिव्य भूमि के शीर्ष विशेषज्ञों के साथ युद्ध करना चाहता था। इस द्वीप पर कदम रखने के बाद से वह कई बार युद्ध कर चुका था, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। इसके अलावा उसने वास्तव में कोई चुनौतीपूर्ण लड़ाई का अनुभव नहीं किया था। दयाशंकर और मनमोहन इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें गंभीरता से लिया जा सकता था, लेकिन दोनों विशेषज्ञों ने बिपिन पर केवल अस्थायी हमले किए थे, इसलिए उनके बीच पूरी लड़ाई नहीं हुई थी। वह वास्तविक शीर्ष विशेषज्ञों से जमकर युद्ध करने के लिए उत्सुक था। जब बिपिन इसके बारे में सोच रहा था तो उनके सामने एक काली आकृति दिखाई दी। वहां दयाशंकर की आंखें चमक उठीं। एक गंजा आदमी काले कवच में था, जिसका मतलब था कि वह सिर्फ एक साधारण साजंट था। कमांडर जितेश, आपको मेरा प्रणाम, गंजे व्यक्ति ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा। क्या बात है, दयाशंकर ने उसका इरादा न जानने का नाटक किया। आप नए कमांडर हैं ना? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? जितेश ने पूछा। मैं तलवारबाज हूं। ये सच है कि मैं अभी अभी आयरन सेबर आर्मी का कमांडर बना हूं, बिपिन ने जवाब दिया। कमांडर स्वॉर्ड्समैन, मैं हाल ही में एक अड़चन में फंस गया हूं। मैं इसमें सफलता हासिल करना चाहता हूं, इसलिए मैं मदद के लिए एक विशेषज्ञ की तलाश कर रहा हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मुझे कुछ चालें सिखाना चाहेंगे? जितेश ने कहा।
जैसा कि मुझे उम्मीद थी। बिपिन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह जानता था कि जितेश ने अपनी अड़चन को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया है और उसका असली उद्देश्य उसे चुनौती देना है। निश्चित ही बिपिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी चुनौती स्वीकार कर ली। धन्यवाद, जितेश ने सिर उठाते हुए कहा। उसके शरीर से सरिता की तुलना में थोड़ा कमजोर एक जबरदस्त आभा की लहर उठी। जितेश आयरन सेबर सेना में प्रसिद्ध है। हालांकि वह स्टेज 1 में एक साधारण सार्जेंट है, फिर भी वह सबसे मजबूत में से एक है और लगभग उसके पास स्टेज 2 की ताकत है। आपको सावधान रहना चाहिए, हार मत मानो, दयाशंकर ने दोस्ताना तरीके से चेतावनी दी। चिंता न करें, बिपिन हल्की सी मुस्कुराहट और आत्मविश्वास से भरे दिखे। कमांडर तलवारबाज, कृपया। जितेश की आंखें भयंकर हो गईं, मानो वह कोई क्रूर जानवर हो। बिपिन ने कहा, अपनी चाल दिखाओ। हुश। बिपिन के पहले का शून्य अचानक विभाजित हो गया। जितेश हाथ में भारी तलवार लेकर एक बैल की तरह उसकी ओर झपटा। तलवार का वजन कम से कम 5000 किलोग्राम से अधिक था। तलवार की रोशनी की एक रेखा हवा में चमकी, जिससे अजीब लहरें फैल गईं। बिपिन वहीं खड़ा रहा, मानो उसने उसे देखा ही न हो और उसे अपने ऊपर ही हमला कर दिया हो। तलवार की रोशनी सीधे उसके शरीर में चमकी, लेकिन खून नहीं बहा। बचा हुआ साया। जितेश थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। इसी बीच हवा का एक झोंका उसकी ओर आया। जितेश ने तुरंत अपना सिर घुमाया और पाया कि उसका प्रतिद्वंद्वी उसके पास खड़ा है और उसके चेहरे पर एक वार कर रहा है। उसने अपना शरीर हिलाया और अचानक अपना मुंह खोला और जोर से दहाड़ने लगा। ये दहाड़ ध्वनि तरंगों के हमले की थी। हालांकि यह इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि बिपिन को एक सेकंड के लिए भी रोक सके। तब जितेश इसका फायदा उठाकर अपनी भारी तलवार से हमले को टाल सकता था। तुममें कुछ ताकत तो है। बिपिन ने अकेले में सिर हिलाया, फिर पीछे हट गया। इस समय जितेश एक उग्र शेर में बदल गया था और आगे बढ़ गया। उसने पीछा करते हुए अपनी तलवार लहराई। भारी तलवार ने जबरदस्त शक्ति उत्सर्जित की। आंधी और वज्र की शक्ति के साथ बिपिन बिजली के बोल्ट में बदल गया और आसानी से आकाश में चमक गया। उसके विरोधियों का पागल हमला उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका। कमांडर तलवारबाज, आप स्टेज 2 के विशेषज्ञ हैं। आप बस दौड़ रहे हैं, जितेश ने गुस्से में कहा। ओह, बिपिन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और हंसा, क्योंकि आपने कहा था कि मैं नहीं भागूंगा। बिपिन रुक गया, तभी उसके हाथों में प्रचंड शक्ति का एक झोंका इकट्ठा हो गया और एक विशाल प्रहार में बदल गया, मानो अरबों वर्षों से निष्क्रिय ज्वालामुखी अचानक फूट पड़ा हो। पेंग! मुक्का जितेश की तलवार से टकराया, जिससे जबरदस्त ताकत फैल गई। जितेश के हाव भाव बदल गए और उसे अपनी पूरी बाह में झुनझुनी महसूस हुई। बिपिन ने कई हमले किए। अरबों किलोग्राम की ताकत से भरा उनका प्रत्येक घूंसा उनके प्रतिद्वंद्वी की भारी तलवार पर गिरा और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। आखिरी मुक्के ने सीधे जितेश की तलवार उड़ा दी। आप हार गए। बिपिन शांति से अपने प्रतिद्वंद्वी को देखते हुए वहीं खड़ा रहा। इस लड़ाई को देखने वाले बड़ी संख्या में सार्जेंट ठंडी हवा का झोंका लेने से खुद को नहीं रोक सके। कितना शक्तिशाली! उन्होंने अपनी ताकत के दम पर ही जितेश को हरा दिया। वह एक कमांडर के रूप में अपनी पदवी को कायम रखता है। सार्जेंटों ने बिपिन की प्रशंसा की। दयाशंकर ने बिपिन को घूरते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जितेश स्टेज 2 की लड़ाई की ताकत के करीब है, लेकिन तलवारबाज उसे शुद्ध ताकत से हरा सकता है। वह इतना मजबूत है कि मुझे उसके साथ बचते समय ऐसा महसूस नहीं हुआ। वह नहीं जानता था कि बिपिन पहले अपनी असली ताकत छिपाता था और सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति द्वारा सक्रिय ताकत का इस्तेमाल करता था। हालांकि यह सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति से आया था।
फिर भी उसकी ताकत संत क्षेत्र के शिखर पर एक सामान्य विशेषज्ञ की तुलना में अधिक थी। लेकिन जितेश के साथ लड़ाई के दौरान उसने न केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति से शक्ति को अपनी सीमा तक सक्रिय किया, बल्कि अपने शक्तिशाली शरीर से भी शक्ति प्राप्त की। इसलिए वह सेंट दायरे के शिखर के विशेषज्ञों से कहीं अधिक मजबूत था। इसीलिए वह अपनी ताकत के दम पर ही जितेश को हरा सका।